करण ने जैसे ही मधु का हाथ पकड़ा तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। तभी आरव ने गाना प्ले करने का इशारा किया। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। गाना प्ले होते ही करण ने मधु का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। संगीत में आए सब लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। करण ने मधु का हाथ आहिस्ता से अपने कंधे पर रखा और डांस करते हुए उसके कान में बोला, कहा था ना मैंने तुमसे कि अगर तुम्हें किसी ने छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु हैरानी से उसे देखने लगी और फिर गुस्से में उससे दूर जाने लगी। तो करण ने डांस करते हुए उसे घुमाया और फिर से उसके कान में बोला, चुपचाप मेरे साथ डांस करो मधु, वरना बेवजह का तमाशा हो जाएगा। इतना कहकर उसने डांस करते हुए झटके से मधु को अपनी ओर पलटाया। मधु के दोनों हाथ उसके कंधे पर थे। वो गुस्से में बोली, पागलपन की भी कोई हद होती है करण सर। अपनी मंगेतर के सामने आप ये सब कर रहे हैं। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी होने वाली पत्नी और अपनी फैमिली की इज्जत का तो तमाशा मत बनाइए। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है मधु। अब अगर और तमाशा नहीं चाहती हो तो मुस्कुराते हुए मेरे साथ डांस करो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या करूंगा। करण डांस करते हुए उसके चेहरे को छूकर बोला। मधु को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर उसके पास करण के साथ डांस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बलदेव गुस्से में शालिनी को घूर रहे थे, जो खुद करण की इस हरकत से बहुत परेशान थी, पर इतने लोगों के बीच वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी चेतन ने बलदेव के पास आकर पूछा, बलदेव ये सब क्या हो रहा है। बलदेव कुछ कहते उसके पहले ही शालिनी बात संभालते हुए बोले, भाई साहब कुछ भी गलत मत सोचिएगा, बस कुछ देर रुक जाइए। करण के स्टेज से नीचे आते ही मैं खुद उससे बात करूंगी, प्लीज। चेतन को भी ना चाहते हुए खामोश रहना पड़ा, पर ममता मधु की ओर देखते हुए बोली, इस लड़की ने आज सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ इसका बाप अपनी शराफत के झंडे गाड़ता फिर रहा है और दूसरी तरफ उसकी बेटी है जो मेरी बेटी के मंगेतर पर डोरे डालने का एक मौका नहीं छोड़ती। रोहित भी मधु और करण को डांस करते देख रहा था। उसे करण का यूं मधु को अपने करीब लाकर डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके पास भी चुप रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी ऋषभ हाथ में शराब का ग्लास लिए वहां आ गया। उसने जैसे ही करण और मधु को साथ में डांस करते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपना ग्लास फेंका और स्टेज की ओर बढ़ने लगा। तभी गाना खत्म हो गया और सारी लाइट्स ऑन हो गई। मधु ने करण की आंखों में देखते हुए खुद को उससे दूर किया और वहां से जाने लगी, पर तभी करण ने फिर से मधु का हाथ पकड़ लिया। रुको मधु। मधु के कदम रुक गए। करण ने एनी को इशारा किया तो वो माइक लेकर उसके पास आई। करण माइक लेकर मधु से बोला, थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। मधु ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। करण उसका हाथ छोड़कर बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे और मधु को साथ में डांस करते देख यहाँ खड़े बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल खड़े हो गए होंगे, पर उन सारे सवालों के जवाब देने से पहले मैं रिद्धिमा को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। प्लीज रिद्धिमा कम। रिद्धिमा को ना चाहते हुए भी स्टेज पर जाना पड़ा। उसके स्टेज पर आते ही करण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर बोला, आई एम सॉरी रिद्धिमा, मुझे पता है कि ये सब देखकर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ देर पहले भी डांस करते वक्त मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर रिद्धिमा तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे डांस करना पसंद नहीं है और मैंने तो रिहर्सल भी नहीं की थी। बस इसलिए मैं तुम्हारे कदम से कदम नहीं मिला पा रहा था, पर स्टेज से नीचे आते ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, और बस इसलिए सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं। इसलिए मैंने मधु से मदद मांगी। करण की बातें सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी। तभी करण फिर से बोला, मधु बहुत अच्छा डांस करती है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो रिद्धिमा के साथ कपल डांस करने में मेरी मदद करे और कुछ देर के लिए रिद्धिमा बनकर मुझे डांस सिखाए। मेरे कहने पर मधु ने मुझे बहुत अच्छे से रिहर्सल भी करवाई, पर स्टेज पर डांस करते वक्त मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि कहीं फिर से मैं रिद्धिमा के साथ डांस करते टाइम कुछ गड़बड़ न कर दूं। तो मधु ने मेरे कहने पर मेरी झिझक मिटाने के लिए मेरी कोरियोग्राफर बनकर मेरे साथ स्टेज पर डांस किया, ताकि मेरा डर दूर हो जाए और फिर मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक सी परफॉर्मेंस दे सकूं। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकूंगा। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई।
रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए करण के गले लग गई। करण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, थैंक यू सो मच मधु। मधु हल्की सी मुस्कुरा दी और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज से नीचे आ गई। उसके नीचे आते ही रिद्धिमा ने करण से पूछा, तो फिर किस गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं हम? जो भी तुम चाहो, करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिद्धिमा ने तुरंत एनी के कान में अपनी पसंद का गाना बताया, तो एनी ने जाकर गाना प्ले करवा दिया। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, तुम्हें दिल में छिपा लूंगा। गाना प्ले होते ही स्टेज की लाइट्स को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो गई। करण रिद्धिमा को बाहों में लेकर डांस करने लगा। ये सब देखकर रोहित ने सुकून की सांस ली और वो मधु के पास आकर बोला, थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से रिद्धिमा और करण के बीच गलतफहमी होने से पहले ही दूर हो गई। ये सुनकर मधु हल्की से मुस्कुरा दी तो रोहित ने फिर से पूछा, वैसे मधु तुमने करण को डांस की प्रैक्टिस कब करवाए, और वो भी इतनी अच्छी? मधु ने स्टेज पर डांस कर रहे करण की ओर देखा और बोली, मैं उन्हें डांस कैसे सिखा सकती हूँ रोहित, वो तो खुद इतना अच्छा डांस करते हैं। सच तो ये है कि मैंने नहीं, उन्होंने मुझे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। इतना कहकर मधु वहां से चली गई, पर रोहित को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। पर फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, स्टेज पर इन दोनों को साथ डांस करते देख मुझे ऐसा लगा जैसे इन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है, पर इन दोनों ने ही क्लियर कर दिया कि मैं ही गलत सोच रहा था। थैंक यू भगवान जी। इधर करण जानबूझकर मधु को तकलीफ पहुंचाने के लिए बार बार रिद्धिमा को अपने करीब लाकर डांस कर रहा था, पर उसकी नजरें सिर्फ मधु पर ही थी, जो एक कोने में खड़ी उसे ये सब करते देख रही थी। अतुल भी ये सब देखकर बहुत परेशान था। वो कभी करण को देख रहा था तो कभी मधु को। मुझे ऐसा क्यों लगा कि करण ने अभी अभी जो स्टेज पर कहा वो सब झूठ था, और वही सच है जो स्टेज पर मधु और करण के बीच नजर आ रहा था। करण जो तमाशा कर रहा था उसे देखकर मधु की आंखों से आंसू झलक आए थे, पर उसने अपने आसपास देखकर तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। तभी शालिनी ने उसकी ओर टिश्यू पेपर बढ़ा दिया। मधु ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा, पर उन्हें सामने देखकर वो झेप गई। तभी शालिनी की नजर मधु की बांह पर पड़ी। मधु ने जैसे ही उसे अपनी बांह की ओर देखते देखा तो तुरंत अपने साड़ी के पल्ले से अपनी बांह ढक ली और शालिनी से नजरें चुराने लगी। मुझे नहीं पता मधु कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू करण के लिए है या फिर रोहित के लिए, क्योंकि तुम्हारी जुबान ने भले रोहित का नाम लिया हो, पर तुम्हारी आंखें तो एक बार फिर मुझसे यही कह रही है कि तुम्हारे दिल में करण के अलावा कोई नहीं है। शालिनी की बातें सुनकर मधु ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। करण ने जैसे ही मधु को पार्टी से जाते देखा तो उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई, पर चाहकर भी वो इस बार रिद्धिमा को खुद से दूर नहीं कर पाया। पूजा अतुल के पास आकर बोली, पता नहीं क्यों पर मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा है। अतुल ने तुरंत पूजा की ओर देखा तो पूजा स्टेज पर डांस कर रहे करण की ओर देखकर बोली, कहीं एक बार फिर हमारे घर की शादी में इतिहास अपने आप को ना दोहरा दे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तभी अतुल ने पूछा। पूजा ने उनकी ओर देखकर जवाब दिया, बस इतना कि मुझे करण की आंखों में एक ऐसा तूफान नजर आ रहा है जो कहीं एक बार फिर हमारे परिवार की इज्जत का तमाशा ना बना दे। पता नहीं किसी को नजर आया या नहीं, पर मैंने करण की आंखों में उस लड़की के लिए प्यार देखा है। तूफान के आने का अंदेशा तो मुझे भी हो रहा है पूजा, और मुझे भी यही डर लग रहा है कि कहीं अगर करण ने सच में इस शादी को करने से इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। बलदेव भैया भले ही खुराना कंस्ट्रक्शन को नंबर 1 देखना चाहते हो, पर जब बात करण की होगी तो वो अपने बेटे के ही साथ खड़े नजर आएंगे, और चेतन भैया इस बार इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो परिवार में ऐसी दुश्मनी हो जाएगी जो सालों की कोशिशों के बाद भी दोस्ती में नहीं बदलेगी। और माँ के बारे में तो मुझे सोचकर भी घबराहट हो रही है, अतुल परेशान होकर बोले। पूजा ने अपने दोनों हाथों से उनकी बांह पकड़ी और बोली, हम करण को अच्छे से जानते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो ना जाने कब क्या कर बैठे। मुझे लगता है कि आपको उससे बात करके ये पता करना चाहिए कि आखिर उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ पूजा, फंक्शन के खत्म होते ही मैं उससे बात करूंगा। मुझे उसे समझाना होगा कि अब यहाँ इस मोड़ पर आकर वो दो परिवारों की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता है। अगर उसके दिल में मधु के लिए कुछ है भी तो उसे सब कुछ भूलकर रिद्धिमा के साथ साथ फेरे लेने होंगे। इसी में सबकी भलाई है। इतना कहकर अतुल वहां से चला गया।
इधर गाना खत्म होते ही करण की नजरें फिर से मधु को ढूंढने लगी और वो इधर उधर देखते हुए स्टेज से नीचे आ गया। मधु परेशान सी संगीत हॉल से बाहर आई तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो बाहर एक कुर्सी पर अकेली बैठी थी। वो तुरंत उसके पास आई और उसने उसके पास बैठकर पूछा, मीरा तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है, क्या हुआ? मीरा ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस संगीत के शोर में मेरा सिर दर्द करने लगा था, बस इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर आ गई थी। मधु ने बहुत प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, चल हम अपने कमरे में चलते हैं, मैं तेरे सिर में बाम लगा देती हूँ, थोड़ी देर में तेरा सिर दर्द बंद हो जाएगा, चल। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर और जाकर अपना काम कर, संगीत का फंक्शन अभी भी चल रहा है, तेरी टीम को तेरी जरूरत होगी, मीरा अपना सिर पकड़कर बोली। तो मधु गुस्से में उस पर भड़की, तुझे यहाँ ऐसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी? हम कमरे में चलते हैं, वहां मैं तेरे सिर की अच्छे से चुम्पी कर देती हूँ, दर्द छूमंतर हो जाएगा। और हाँ, अब मुझे फिर से संगीत में जाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। और वैसे भी वहाँ मिस्टर करण खुराना का तमाशा चल रहा है और मैं उस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इतना कहकर वो उदास हो गई और फिर मीरा का हाथ पकड़कर बोली, चल। मीरा उठकर उसके साथ अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। इधर करण मधु को ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्से में बड़बड़ाया, मधु ठीक ही कहती है कि मैं उसे तकलीफ देने के लिए खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। ऐसे ऐसे काम करने लगा हूँ जो मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं खुद को ही गिराने लगा हूँ। जब जानता है कि जो तू कर रहा है वो गलत है, तो फिर क्यों कर रहा है ये सब? तभी शालिनी ने पूछा। उनकी आवाज सुनकर करण ने पलटकर उनकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। शालिनी उसके पास आकर बोली, तू मेरे सामने नजरें तब झुकाता है करण जब तू गलत होता है। मैंने तुझे समझाया था ना कि मधु के बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती है। तू मधु को यूं खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकता है, समझा? मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ मम्मा, करण गुस्से में पलटकर बोला। तो शालिनी ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर करके पूछा, तो यही बात मेरी तरफ देखकर बोल। पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शालिनी गुस्से में बोली, करण तू जो कर रहा है ना, उससे सिवाय दर्द के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल और मधु को अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तूने जो तमाशा किया है उसके बाद तूने तो अपनी भड़ास निकाल ली, पर तू उस लड़की के बारे में सोचना भूल गया जिसके लिए तू दीवाना हुआ जा रहा है। तूने एक बार भी मधु के बारे में सोचा कि तेरे इस तमाशे के बाद अब सबकी नजरें सिर्फ उस पर होगी। तूने भले अपनी इस हरकत का क्लेरिफिकेशन दे दिया हो, पर वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें तेरे और मधु के बीच जो चल रहा था वो सब साफ साफ नजर आ रहा था। अब तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले करण, अगर तेरी वजह से इस बार उस लड़की के चरित्र पर किसी ने एक उंगली भी उठा दी या तूने उसे कोई भी चोट पहुंचाई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अगर तू उस लड़की को खुशियां नहीं दे सकता तो तुझे उसे तकलीफ पहुंचाने और उससे उसकी खुशियां छीनने का भी कोई हक नहीं बनता। इसलिए मधु से दूर रह, यही सही होगा। अब अगर मैंने तुझे उसके साथ बदतमीजी करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? इतना कहकर शालिनी वहां से चली गई। पर उनकी बातें सुनकर करण को वो सब याद आने लगा जो उसने मेकअप रूम और स्टेज पर मधु के साथ किया था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर तभी उसकी नजर अतुल पर पड़ी जो शायद उसे ही ढूंढ रहे थे। उसने खुद को संभाला और अतुल के पास आकर बोला, क्या हुआ चाचू, मुझे ढूंढ रहे हो? अतुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तुझे ही ढूंढ रहा था। वैसे तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? सिगरेट पीने आया था, करण ने तुरंत जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अतुल ने गुस्से में पूछा, करण फिर से तुझे वैसी ही मार खानी है क्या जैसी तूने उस दिन खाई थी जिस दिन मैंने तुझे पहली बार सिगरेट पीते देखा था? करण को हंसी आ गई और उसने अतुल के गले में हाथ डाला और आगे बढ़ते हुए बोला, चाचू आपकी वो मार मैं आज तक नहीं भूला हूँ। इसलिए तो उस दिन के बाद मैंने सिगरेट को कभी छुआ भी नहीं। हाँ, पर उस दिन के बाद तू शराब पीने लगा था, है ना? अतुल ने उसके साथ चलते हुए पूछा। तो करण बच्चों की तरह मुंह बनाने लगा। उसका चेहरा देखकर अतुल को भी हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं हमेशा तुझे ऐसे ही देखना चाहता हूँ करण, पहले की तरह हंसते मुस्कुराते। उनके इतना कहते ही करण हल्के से मुस्कुरा दिया।
अतुल ने उसकी दोनों बाहों को पकड़ते हुए पूछा, अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं करण, तो क्या तू मुझे सच सच जवाब देगा? चाचू, आप मुझसे ऐसा क्या पूछने वाले हैं जिसकी वजह से आपको मुझसे ये सवाल करना पड़ा? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला। अतुल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ करण, आज तक तूने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, पर आज जो सवाल मैं तुझसे करने जा रहा हूँ उसका जवाब देना तेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, और ये भी हो सकता है तू मेरे उस सवाल का जवाब सच में ना दे सके। ये सुनकर करण हैरानी से उन्हें देखने लगा। अतुल ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तू मधु से प्यार करता है? अतुल के इतना पूछते ही करण परेशान हो गया। उसने अपनी नजरें झुकाई और सोच में पड़ गया। अतुल ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर पूछा, क्या तू मधु से प्यार करता है करण? हाँ, करण ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अतुल उसे एकटक देखने लगे, तो करण उनकी ओर देखकर बोला, अब आप मुझे ऐसे मत देखिए चाचू, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मैंने आपके सवाल का जवाब सच ही दिया है। अतुल ने खुद को संभाला और पूछा, मतलब जो कुछ भी न्यूज़ में आया था उसने काफी हद तक सच्चाई थी? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अतुल ने फिर से पूछा, क्या मधु भी तुझसे प्यार करती है? ये सुनकर करण मुस्कुरा दिया और कुछ कदम चलकर बोला, चाचू, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे किसी का प्यार मिले। अगर होती तो नंदिनी मुझे शादी के मंडप में छोड़कर कभी नहीं जाती, और न ही मधु मुझसे ये कहती कि वो मुझसे नफरत करती है। मधु को लगता है कि मैं एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ। क्या तूने उसे बताया कि तू उससे प्यार करता है? तभी अतुल ने उसकी ओर देखकर पूछा, तो करण ने पलटकर उनकी ओर देखा और बोला, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी चाचू, क्योंकि उसकी आंखें बिना कुछ पूछे ही सब कुछ कह देती है। उसकी खूबसूरत आंखों में मैंने खुद को देखा था, इसलिए मुझे ये गलतफहमी हो गई थी कि वो मुझसे प्यार करती है, और इसी गलतफहमी की वजह से मैंने बहुत कोशिश की कि जो प्यार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए देखा है उसका इकरार मैं उसकी जुबां पर ला सकूं। पर मेरी इस कोशिश ने मेरे और उसके बीच सब कुछ खत्म कर दिया। उसे लगा कि मैं। इतना कहते कहते करण रुक गया और उसकी आंखें भर आईं। अतुल उसके पास आए, पर वो कुछ कह पाते उसके पहले ही करण बोला, इससे ज्यादा कुछ मत पूछिएगा चाचू, क्योंकि अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं और कुछ पूछूंगा भी नहीं करण, अंदर चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। अतुल मुस्कुराते हुए बोले, तो करण उनके साथ चल दिया। इधर मधु और मीरा दोनों ही एक दूसरे की ओर पीठ करके बेड पर लेटी हुई थी और दोनों ही सोने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मधु को वो सब याद आ रहा था जो आज उसके साथ हुआ था। सुबह करण का वेलकम करने से लेकर स्टेज पर डांस करने तक उसे करण के साथ बिताया एक एक लम्हा याद आ रहा था। मेकअप रूम में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। इधर मीरा को भी वो सब याद आ रहा था जो आज संगीत में हुआ था। उसे रोहित का मधु को देखना और ममता की कई बातें याद आ रही थी। यही सब सोचते सोचते उसकी तो आंख लग गई, पर मधु की आंखों से नींद नदारद थी। वो बिस्तर से उठ बैठी। उसने झांककर मीरा को देखा तो वो सो चुकी थी। वो बेड से उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की से आ रही ठंडी हवा की वजह से उसे ठंड लग रही थी, पर फिर भी वो खिड़की से अपना सिर टिकाए ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। वो चांद की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए महादेव, बस थोड़ी सी हिम्मत और दे दीजिए। आज का दिन तो बीत गया, पर अगले 2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किलों से भरे होने वाले हैं, इसलिए मुझे खुद को संभाले रखने की हिम्मत दीजिएगा। परसों उनकी शादी होते ही वो यहाँ से चले जाएंगे, पर मैं यही रहकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हिमांशु सर ने मुझे उदयपुर के ऑफिस में काम करने की इजाजत दे दी है। जानती हूँ कि करण को भूलना मेरे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें भूलना भी नहीं चाहती। मैं उन्हें एक खूबसूरत याद बनाकर हमेशा अपने दिल में रखना चाहती हूँ। उनके साथ बिताए खूबसूरत लम्हों के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी मुस्कुराते हुए बिताने के लिए तैयार हूँ। उनके अलावा ना मेरी जिंदगी में कोई आया है और ना ही कोई कभी आएगा। मेरी किस्मत में भले आप खुशियाँ लिखना भूल गए हो, पर करण को हमेशा खुश रखिएगा। अगर उनके हिस्से में कोई दर्द लिखा हो आपने, तो वो आप मुझे दे दीजिए, पर उन पर कभी दर्द का साया भी मत पड़ने दीजिएगा। रिद्धिमा उन्हें इतना प्यार दे कि उनके जहान से मेरा नामो निशान तक मिटा दीजिएगा। इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी है? तभी ने मीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा।
मधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी मीरा, बस इसलिए सोचा कि कुछ देर चांद तारों से बात कर लूं। तभी मीरा ने उसके गाल को छूकर पूछा, एक बात पूछूं तुझसे मधु, तुझे मुझसे कुछ भी पूछने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी मीरा? मधु ने पूछा। तो मीरा ने उसके तकिए के नीचे से करण की तस्वीर निकाली और फिर से उसके पास आई। मधु ने उसके हाथ में करण की तस्वीर देखी तो उससे नजरें चुराने लगी। मीरा ने तस्वीर की ओर देखकर पूछा, मधु तू इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है, कैसे सह लेती है तू ये सब? तेरी आंखों के सामने करण की शादी की रस्में चल रही है और फिर भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि खुद अपने हाथों से उसकी शादी की तैयारी कर रही है। मुझसे तो पल भर की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनकर मधु ने परेशान होकर पूछा, मीरा तुझे किस बात की तकलीफ है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मधु की परेशानी और बढ़ गई। उसने फिर से पूछा, तू मुझसे कुछ छिपा रही है? मधु को इतना परेशान देखकर मीरा बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब तेरी तकलीफ से था। अगर तू तकलीफ में होती है तो मुझे भी तो दर्द होता है मधु। उसके इतना कहते ही मधु ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और बोली, मीरा तू मेरे लिए इतना परेशान होती है तो मेरी परेशानी और बढ़ जाती है। तू मेरे बारे में इतना मत सोच क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस सच को बहुत पहले मान चुकी हूँ कि करण मेरा नसीब नहीं है, वो तो रिद्धिमा की चाहत है और अब उसके होने वाले पति भी। मधु कल अगर कोई और तेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरा मतलब है कि कोई आकर तुझसे ये कहे कि वो तुझसे प्यार करता है तो क्या तू करण को भुलाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीरा करण भले मुझसे प्यार नहीं करते पर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, और ये जरूरी तो नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं वही हमें जीवन साथी के रूप में मिल जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि परसों जब करण की शादी हो जाएगी तो उनके बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप होगा, पर ये खूबसूरत पाप तो राधा जी और मीरा ने भी किया था ना, तो फिर मेरे इस पाप को करने में क्या बुराई है? मैंने करण से प्यार इस शर्त पर नहीं किया था कि वो भी मुझसे प्यार करे, क्योंकि अगर मैं शर्तों पर प्यार करती तो फिर ये प्यार नहीं सौदा होता। इन शॉर्ट कि तू ये कह रही है कि तू करण के प्यार पर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करने का फैसला कर चुकी है ना? मीरा ने पूछा। तो मधु ने मुस्कुराते हुए खिड़की बंद की और मीरा की दाईं बांह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बेड की ओर बढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं, मैं तो करण के इश्क पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही मीरा की आंखों से आंसू झलकने लगे। मधु उसके आंसू पोंछकर बोली, मीरा आज इस पूरी दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तू मेरी हिम्मत है, इसलिए प्लीज मेरे लिए आंसू बहाना बंद कर दे, क्योंकि जब मैं तुझे मेरी वजह से रोते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं जानती हूँ कि तू मुझे तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहेगी, इसलिए आज के बाद मेरे लिए अपने कीमती आंसुओं को मत बहाना प्लीज। मीरा ने बहुत प्यार से उसकी हथेली चूमी और बोली, ठीक है, कभी नहीं बहाऊंगी, पर तू मुझसे प्रॉमिस कर, हालात चाहे जैसे भी हो तू कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी और हम साथ मिलकर सारी परेशानियों का सामना करेंगे, ठीक है? हाँ बाबा ठीक है, आपका हुक्म सर। आंखों पर, अब चलकर सोए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मधु के इतना कहते भी मीरा मुस्कुराने लगी। उसने करण की तस्वीर मधु को थमाए और बोली, ये ले तेरे साइको की तस्वीर। मधु को हंसी आ गई। उसने करण की तस्वीर टेबल पर रखी और बेड पर आकर बैठ गई। मीरा भी अपनी साइड आकर लेटी और कंबल उड़ते हुए बोली, वैसे करण सच में साइको ही है मधु, पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है। अपनी होने वाली पत्नी की इतने लोगों के सामने उसने इंसल्ट की और फिर उसे सॉरी कहकर वहां से चला गया। सच में अजीब ही है, पता नहीं बेचारी रिद्धिमा उसे कैसे बर्दाश्त करेगी, उसे तो उसके साथ सारी जिंदगी बितानी है। इतना कहकर उसने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु तुझे क्या लगता है कि ये शादी कितने दिन टिकेगी? गुड नाइट मीरा, मुझे नींद आ रही है, मधु आंखें बंद करके बोली। मीरा मुस्कुरा दी और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मन ही मन बोली, थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है और आज तूने मुझे प्यार के सही मायने भी सिखा दिए। आज जो कुछ भी संगीत में हुआ उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर तूने तो मेरी तकलीफ पल भर में ही दूर कर दी, थैंक यू मधु। इधर करण को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर गैलरी में एक पिलर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सामने मधु के कमरे की ओर देखा
और मन ही मन बोला, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि जो तमाशा आज मैंने किया है उसका खमियाजा मधु को भरना पड़ सकता है। जिस तरह ये सब देखकर चाचू के मन में मेरे और मधु के लिए ढेर सारे सवाल उठ खड़े हुए, ठीक वैसे ही संगीत में आए बहुत से लोगों के मन में भी मुझे और मधु को लेकर सवाल उठे होंगे। मेरी इस हरकत की वजह से कहीं एक बार फिर लोग मधु को सवालों के कटघरे में खड़ा ना कर दे। मुझे मधु के लिए खुद को संभालना होगा, मुझे उससे दूर रहना सीखना होगा, ताकि मेरी वजह से उसे अब कुछ ना खोना पड़े। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मैं ही उसे दर्द भी पहुंचा रहा हूँ। मुझे खुद पर काबू करना होगा। बस 2 दिन की ही तो बात है। अब मैं इन 2 दिन में मधु की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि उसकी आंखों में देखते ही मैं अपने होश खोने लगता हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि कल से मैं मधु को इग्नोर करना शुरू कर दूं, क्योंकि आज जो मैंने किया है उसके बाद तो कल सबकी नजरें हम दोनों पर ही होगी। अब जितना हो सकेगा मुझे उसके सामने आने से बचना होगा। इतना कहकर करण अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके सो गया। सुबह के 6 बजने को थे। मधु नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने पीले रंग का पटियाला सूट पहन रखा था। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बालकनी में आई और टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछने लगी। तभी उसकी नजर पहले इसके हर कोने में गुटूर गुटूर कर रहे सैकड़ों कबूतरों पर पड़ी। उसने इतने सारे कबूतरों को पहली बार देखा था, इसलिए वो बहुत खुश हुई। उसके चारों ओर सिर्फ उन्हीं का शोर था। एक कबूतर तो उसके बहुत नजदीक ही बैठा था। मधु ने उसे पकड़ना चाहा तो वो सामने की ओर उड़ गया। सामने देखते ही मधु की नजर करण पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। मधु ने जैसे ही उसे खुद को देखते देखा तो उसे याद आया कि उसने दुपट्टा नहीं डाला है। वो तुरंत पलटकर खड़ी हो गई। करण भी पलटा और फिर से अपने कमरे में आ गया। मधु भी भागती हुई अपने कमरे में आई। उसने अपना दुपट्टा गले में डाला और मन ही मन बोली, मधु बस 2 दिन की बात है, कैसे भी ये 2 दिन निकाल ले, फिर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो आईने के सामने बैठकर अपने छोटे छोटे झुमके पहनने लगी और रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई। वो सीढ़ियों से नीचे आकर मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर में आते ही उसने घंटी बजाए और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर भगवान के आगे ढोक देकर वो घंटी बजाकर मंदिर से बाहर आ गई। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो डेकोरेशन के लिए लाए गए पक्षियों के पिंजरे को लेकर जा रहे थे। मधु ने ऊपर आसमान में उड़ते कबूतरों को देखा और फिर उन आदमियों को रोकते हुए बोली, रुकिए। उसकी आवाज सुनते ही मंदिर की ओर बढ़ रहे करण के कदम रुक गए और वो पलटकर उसे देखने लगा। मधु उन आदमियों की ओर बढ़ी और उसने उन आदमियों से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो आप इन्हें? एक आदमी आगे आकर बोला, 22 अक्ल के फंक्शन के लिए इन्हें किराए पर मंगवाया गया था। अब इन्हें वही ले जाया जा रहा है जहां से हम इन्हें लेकर आए थे। मधु सोच में पड़ गई, पर फिर उसने उनसे पूछा, अगर मैं इन्हें खरीदना चाहूं तो? ले लीजिए, पास खड़ा दूसरा आदमी तुरंत बोला। मधु ने एक पिंजरे को छूकर पूछा, इन सब के कितने पैसे हुए? जी 5000 रुपये, उस आदमी ने जवाब दिया। मधु ने उसके हाथ से एक पिंजरा लिया और बोली, ठीक है, सब यही रख दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। उन आदमियों ने सारे पिंजरे वही रख दिए। मधु ने मुस्कुराते हुए एक पिंजरा खोला और उसमें से एक लव बर्ड को निकालकर उसे बड़े प्यार से चूमने लगी और फिर उसने उसे खुली हवा में उड़ा दिया। उसे खुले आसमान में उड़ते देख वो बहुत खुश हुई। फिर उसने दूसरा लव बर्ड भी उड़ा दिया तो उसकी खुशी और बढ़ गई। उसे खुश देखकर करण के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने आज के पहले मधु को इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो एक एक करके सारे पक्षियों को उड़ाने लगी। जब सारे पक्षी उड़ गए तो वो उन आदमियों से बोली, भैया आप यहीं रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उसके जाते ही करण ने एक आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो आदमी जैसे ही उसके पास आया तो करण ने अपने वॉलेट से 5000 रुपये निकालकर उन्हें दिए और बोला, अपने पिंजरे उठाओ और उस लड़की के वापस आने से पहले यहाँ से निकलो। जी हुकुम। इतना कहकर वो आदमी अपने साथियों के साथ पिंजरे लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद करण की नजर ऊपर अपने कमरे से बाहर आ रही मधु पर पड़ी। इससे पहले कि मधु उसे देख पाती वो मंदिर के अंदर चला गया। मधु जैसे ही नीचे आई तो उसे एक भी पिंजरे वाला नजर नहीं आया। अरे, वो आदमी बिना पैसे लिए कहाँ चले गए? इतना कहकर वो उन्हें ढूंढने लगी। वो भागती हुई पैलेस से बाहर आई तो उसने देखा कि जिस जीप में पिंजरे रखे हुए थे वो जा रही थी।
सुनो भैया, आपके पैसे तो लेते जाए, रुकिए तो सही। मधु चीखते हुए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ी, पर फिर थक कर रुक गई। वो हाँफते हुए बोली, अजीब आदमी थे, बिना पैसे लिए ही चले गए। वो मुंह बनाकर फिर से पैलेस में आ गई। तभी मंदिर के पुजारी उसके पास आकर बोले, बिटिया, अगर तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा थी जिसके पूरे होने की उम्मीद भी तुमने छोड़ दी थी, तो वो अब जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी के बनते काम बिगड़ रहे हो तो उन्हें पिंजरे में कैद पक्षियों को आजाद करना चाहिए, उससे उनके सारे काम बन जाते हैं। महादेव तुम्हारी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तभी ऋषभ भी अपने कमरे से बाहर आ गया, पर जैसे ही उसने मधु को देखा तो वो तुरंत छिप गया। पुजारी जी ने मधु के सिर पर हाथ रखा और बोले, खुश रहो। मधु मुस्कुरा दी। पुजारी जी इतना कहते ही वहां से चले गए। उनके जाते ही मधु ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली कि महादेव, अगर पुजारी बाबा की कही बातें सच है तो मैं बस आपसे करण की खुशियां मांगूंगी। उनकी हर इच्छा पूरी कर दीजिए। वो जो भी चाहते हो प्लीज उन्हें दे दीजिए। इतना कहकर उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने करण नजर आया, जो उसकी ओर ही बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आते देख मधु के दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी, पर करण बिना उसकी ओर देखे उसके करीब से निकल गया। वो भी आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोला, महादेव, अगर पुजारी जी की कही बातें सच है तो मधु को वो सब दे दीजिए जिसकी चाह उसने की हो। उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दीजिए। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मधु ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसके जाने के बाद ऋषभ सामने आकर बोला, ये तो तय है कि करण के दिल में मधु के लिए प्यार नहीं है, पर मधु के दिल में तो है। वैसे तो इस शादी को रोकने की सारी तैयारियां मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक बार फिर करण की शादी टूटने की वजह मधु ही बन जाए। इससे मेरे दो फायदे होंगे, एक तो मैं पिछली बार की तरह साफ साफ बच जाऊंगा, और दूसरा मधु को हासिल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इतना कहकर वो हरीश को फोन करते हुए वहां से चला गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।